दोस्तों अभी तक आपने समुच्चय की परिभाषा, उसके प्रकार, उसमें क्या क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या नियम होते हैं, कौन से महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, उनको क्या बुलाते हैं, उनसे संबंधित उदाहरण, ये सारी चीजें आपने अभी तक ये सारी चीजें आपने पढ़ा, उसको समझा। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। मैं आपको पहले बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि समुच्चय में 1.1, 1.2, 1.3 इन 3 चैप्टरों में कुछ नहीं है, सिर्फ ओरली है। तो अब अगर मैं इनको छोड़ करके 1.4 शुरू करूंगा, ये होगा कि 1.1, 1.2, 1.3 छोड़ करके आगे बढ़ गए, 1.4 शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैं 1.1, 1.2, 1.3 को सारे क्वेश्चन में आपको बोल करके ओरल करा देता हूं, क्योंकि लिखने लायक तो है नहीं, हिंदी है, सब हिंदी लिखने में काफी समय लगेगा, आपका भी समय देखने में बहुत वेस्ट होगा। तो उसको सरसरी निगाह से हम उसको देख लेते हैं। और अभी हमने आपको विधिवत समझा दिया, तो मेरे समझ से सारी बातें आपको अच्छे से क्लियरिटी में समझ में आएंगी। जैसे हम देखते हैं यहाँ कि 1.1 में निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का उचित बताइए। आपको पहचानना है कि इसमें समुच्चय है कि नहीं है। जैसे कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो जे अक्षर सबसे पहले क्या आएगा? जनवरी आएगा। फिर जनवरी बाद क्या आएगा? जून आएगा। फिर क्या आएगा? जुलाई आएगा। ठीक है ना? जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, कि इनकी सीमा निश्चित हो गई है, तो यहां पर क्या है? समुच्चय है। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि भारत में सिर्फ 10 प्रतिभाशाली लेखक हैं, और वो 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं ये भी तो हो सकते, कौन है कौन नहीं है। तो भारत में सिर्फ 10 प्रतिभाशाली लेखक नहीं है, भारत में बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक हैं, इसलिए यहाँ पर समुच्चय नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की संख्या बहुत है, कोई उस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की संख्या 11 में हम सीमित नहीं कर सकते, उनकी हम परिभाषा सिर्फ 11 में उनको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी समुच्चय नहीं होगा। फिर अगला देखते हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये यहाँ पर समुच्चय हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, उसमें 40 की संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना? फिर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो यह भी संख्या निश्चित है कि 100 से कम अर्थात एटलीस्ट 99 तक, तो 1 से लेकर 99 तक सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर समुच्चय हो जाएगा। फिर कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यहाँ पर भी समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि लेखक प्रेमचंद जी ने जितने भी उपन्यास लिखे होंगे उनकी संख्या निर्धारित होगी, निश्चित होगी, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? समुच्चय होगा। फिर कह रहा है कि सभी पूर्णांकों का संग्रह। तो ये भी समुच्चय। देखिए पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है धन पूर्णांक, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। ठीक है ना? धन पूर्णांक सारी संख्या धनात्मक होती है, और इसमें ऋणात्मक होती है संख्या। ठीक है ना? तो जो संख्या रेखा बनती है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ये आपका ऋण पूर्णांक होता है, यहाँ पर धन पूर्णांक होता है, यहाँ पर 0 होता है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तो कह रहा है कि सभी समपूर्णांक, तो सभी समपूर्णांक संग्रह क्या है? अब इसमें समपूर्णांक का हम समपूर्णांक लेंगे, इसका संग्रह क्या है? समुच्चय है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संख्या निश्चित है, इसलिए यहाँ समुच्चय होगा। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को संग्रह। अब ये निश्चित नहीं है, विश्व में कितने खतरनाक जानवर हैं, बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, उनकी कोई गिनती हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर समुच्चय नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर, देखिए मैं इसको लिख कर आपको दिखाता हूँ, एक लिख करके आपको मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप लोग इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तो आपसे पूछ रहा है कि
5 डॉट डॉट ए कह रहा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक आपको भरना है। ये अब इसके बारे में मैंने बताया था आपसे कि बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ए की जो अवयव दिए गए उसमें 5 यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलोंग का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे दे दिया गया है 8 डॉट 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 ए, आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 कहीं नहीं है, यहाँ पे कौन साइन लगेगा, डज नॉट बिलोंग टू। तो अगर अवयव है तो बिलोंग करेगा, अवयव नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये जो कामा लगा के लिखा जाता है ये रोस्टर प्रणाली की है। ठीक है ना, जो कामा लगा के लिखा जाता है ये रोस्टर प्रणाली है, और जो हिंदी लिखते हैं हम वो निर्माण विधि है। तो हम अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। पॉइंट 1 पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है a बराबर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और उसका जो मान है -3 का मान x से छोटा है और 7 से भी छोटा है। मतलब x का जो मान है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसको आपको रोस्टर विधि में लिखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सिर्फ साधारण आंसर हो जाएगा, -3 से। इसका आंसर क्या है, x का मान -3 से बड़ा है, तो x का मान -3 से बड़ा हो जाएगा। तो पहले 0 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 से छोटा तो छठ लिखेंगे, इधर हो जाएगा -1 -2। तो ये इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निर्माण विधि। ये चीज हमने आपको नहीं बताया था, हमने कहा क्वेश्चन में आया तो उसी समय मैं आपको बताया, बहुत ये बहुत एक चीज नहीं है। और उसके बाद ये है, इसको बोलते तो जाहिर है आप रोस्टर विधि है, रोस्टर विधि। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में ये इस रूप में दिया हुआ, इसमें बनाना है, इसके अगले क्वेश्चन में ऐसे दिया है आपको, ऐसे करके बनाना है। ठीक है ना। तो इसको हमने कैसे लिख लिया, x पूर्णांक है और -3 से बड़ा है, x का मान 7 से छोटा है। तो हमने पता कैसे लगा लिया, पूर्णांक हम जानते हैं 2 पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होता है। तो ऋण वाला पूर्णांक इधर रहता है संख्या रेखा पर, और धन वाला पूर्णांक इधर रहता है। तो x का मान -3 से बड़ा है तो -1 और -2 हो जाएगा, और 7 से छोटा है तो 1 से लेकर 6 तक धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। इसमें एक उदाहरण मैं और आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है E बराबर ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अब इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, TRIGON फिर M फिर E। आप T बार नहीं लिखोगे, आप R बार नहीं लिखोगे, आप Y हो जाएगा। मैं आपसे बताया कि कोई दोबारा आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा कि हमने इस निर्माण विधि से रोस्टर विधि में परिवर्तित करना सीखा। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में आपको व्यक्त करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। चलिए देखिए, इसमें दिया हुआ है 3 6 9 12 15, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो इसको आपको निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, यहां पर देखिए आप कि इसको आप क्या लिखोगे, x such that x, ये आपका हो जाएगा x such that x बराबर 3n। क्या हो जाएगा, x such that x बराबर 3n। और क्या हो जाएगा, और a जो n का मान है वो 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है। 4 छोटा या बराबर कैसे देख लीजिए, 3n, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, यहां पर आप कर दीजिए 5, ये हो जाएगा आपका। तो n का जो मान है, यहां पर n का मान रख रहे हैं आप, 1 से लेकर 5 तक रखेंगे तो n का मान 1 से बड़ा या बराबर है और 5 से छोटा या बराबर है,
इस तरह ये हो गया आपका निर्माण विधि। 3, 6, 9, 12, 15 लिखा था, ये हो जाएगा x बराबर 3n। इसको लिखेंगे n का मान 1 से छोटा या बड़ा या बराबर है और 5 से छोटा या बराबर है, ठीक है ना। n का मान जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है और 5 से छोटा या बराबर है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध आपको करना है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है a बराबर x एक, ये लिखा है आपका विषम प्राकृत संख्या है। कह रहा है x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखोगे आप, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 x एक विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। अब उसके बाद छठवां क्वेश्चन है आपका मिलान करने का। दाईं ओर रोचक रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित आपको करना है। तो उसमें इसमें 1, 2, 3, 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 6 और फिर लिखा हुआ है 2, 3, फिर लिखा हुआ है MATHEICS, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 और इधर हिंदी लिखा हुआ है, इसको आपको मिलान करना है। ये क्वेश्चन कहेगा है मिलान करने के लिए है, मिलान करने के लिए। तो 1, 2, 3, 6 लिखा है तो आप जानते हैं कि यह एक प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 6 प्राकृतिक संख्या है और क्या है, ये छाती भाजक भी है। ये संख्याएं क्या है, छाती भाजक है, छा को भाजित करती हैं। उसी प्रकार 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी छा को क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। ये मैथमेटिक्स शब्द का है, तो जहां पर मैथमेटिक्स शब्द लिखा होगा उसमें आपको निशान लगाना है। फिर 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है, यह एक विषम प्राकृतिक संख्या है जो 10 से कम है। तो जहां पर ये लिखा होगा उसमें आपको मिलान कर देना है। इस प्रकार आपने देखा कि चैप्टर 1.1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। बहुत इजी है, कुछ एग्जाम्पल आप पढ़ लोगे और इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं 1.2 की तरफ। 1.1 हो गया, अब हम चलते हैं 1.2 की तरफ। देखते हैं 1.2 में क्या है। 1.2 में भी वही उसी तरह है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का कारण है। अब पहला सवाल कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपको बताना है कौन सी इसमें रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो 2 से भाज्य ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य से कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। भाज्य तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसी तरह समभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये आपका समुच्चय नहीं है। x एक प्राकृतिक संख्या है जो जहां पर x का मान 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, तो ये क्या है, समुच्चय है। अब दूसरे वाले में आपको बताना है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है कौन अपरिमित है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो जैसे इसमें वर्ष के महीनों का समुच्चय ये क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये क्या है, परिमित है। क्यों, क्योंकि इसकी सीमा निश्चित है। फिर कह रहा है कि 1, 2, 3 डॉट 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 1, 2, 3 डॉट डॉट, तो ये अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसके आगे बहुत सारे अवयव आ सकते हैं, अनंत तक ये अवयव जा सकते हैं, इसलिए क्या है, अपरिमित समुच्चय है। उसके बाद फिर तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इस तरह है, अब आपको बुक से पढ़ के इसको कर लेना है। निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित। वो अभी मैं आपको बता चुका हूं, परिमित और अपरिमित, वो आप इसको अपने से कर लीजिएगा। फिर क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे से आपको क्लेरिफाई किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कह रहा है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो x अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं।
अनंत तक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, अर्थात परिमित जिसकी सीमा निश्चित हो, अपरिमित जिसकी सीमा निश्चित ना हो। फिर उसके बाद अब पांचवा चौथा क्वेश्चन में ये है, इसमें आपको कह रहा है कि ए बराबर बताइए ए बराबर बी है या नहीं। तो ए का मान दिया हुआ है, एक मैं करके आपको दिखा देता हूं। इसमें दिया हुआ है ए कामा बी कामा सी कामा डी। अब बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी कामा सी कामा बी कामा ए। मैंने आपको उदाहरण भी शुरू करके बताया था। अब देखिए ए में क्या है, ए बी सी डी, और बी में भी क्या है, ए बी सी डी, लेकिन इनका क्रमबद्ध तरीका नहीं है, बस बाकी अवयव बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा ए बराबर बी, ए बराबर बी है। इसी तरह आपको इसके और जो क्वेश्चन उसको कर लेना है। पांचों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है। अब देखिए परिभाषा अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से उसको समझा है, नोट्स आपने बनाई है, तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा कि कौन समान है कौन समान नहीं है। चलिए पहला उदाहरण ले लेते हैं। 5 रुपए, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 2 कामा 3 और बी बराबर क्या दिया हुआ है, यक्स दैट यक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा आप हल कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका जब आप मूल निकालोगे तो आ जाएगा x बराबर -2 और क्या आएगा 3 आएगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, -2 का -3। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर है आपका 2 कामा 3, यहाँ बी बराबर आपने निकाला -2 कामा फिर -3। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक 2 और 3 है, यहाँ पर ऋणात्मक 2 और 3 है, इसलिए ए और बी के अवयव समान नहीं है, असमान है, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं हम छठवां क्वेश्चन, चैप्टर 1.2 का भी हम छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर 1.2 छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन क्या है, दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों को आपको चयन करना है। इसमें ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 2, 4, 8, 12, बी बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, सी बराबर दिया हुआ है 4, 8, 12, 14, डी बराबर दिया हुआ है 3, 1, 4, 2, ई बराबर दिया हुआ है -1 कामा 1, एक बराबर दिया हुआ है 0 कामा 1, जी बराबर दिया हुआ है 1 कामा -1, एच बराबर दिया हुआ है 0 कामा 1, ठीक है ना। तो देखिए हमको बताना है कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। तो जिसके अंदर के अवयव समान होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे हम देख रहे हैं कि बी में 1, 2, 3, 4 है और डी में क्या है 3, 1, 4, 2, तो इसके आपस में वो क्या है, बराबर है। तो बी व डी के अंदर के सभी अवयव समान है, इसलिए बी बराबर डी। आप तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपने देख लिया बी और डी बराबर है, तो आप लिख दीजिए बी बराबर डी, ठीक है ना। अब इसमें जो आपस में मिल रहा हो उसको आपको लिख दीजिए। जैसे ई बराबर -1 कामा 1, जी बराबर 1 कामा -1, तो ई बराबर जी हो गया। फिर जी, अब उसमें देखिए ए बराबर क्या लिखा, 0 कामा ए लिखा, 1 लिखा, यहाँ भी 0 कामा 1 लिखा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है इसमें कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है इसका भी पता आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं हमारा अगला चैप्टर 1.3 में हम जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर हमें बहुत कठिनाई नहीं है, यहां पर हमें बहुत कठिनाई नहीं है। यहां हमें बताना है कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है, ठीक है ना।
तो देखिए चैप्टर 1.3 का पहला सवाल है, इसमें कह रहा है 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5, ठीक है ना 5। तो इसमें आपको बताना है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक ये आपको लगाना है। अगर बराबर है, अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो इसके सभी अवयव इसमें होंगे, अगर इसका उपसमुच्चय नहीं है तो इसके सभी अवयव इसमें नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 3 4 इसमें है, 2 3 4 इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित है, इसलिए क्या है, ये इसका उपसमुच्चय है। अगर ये आपस में नहीं मिल रहा होता तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। इसका हम उदाहरण आपको अच्छे से करके बता भी चुके हैं। उसके बाद दूसरे सवाल में हम आ जाते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ये दिया हुआ है A, B और लिखा है डज नॉट सबसेट B, C, A। देखिए इस समुच्चय के सभी अवयव यहां उपस्थित हैं, इसलिए A, B इफ सबसेट आप इसका समुच्चय हो जाएगा। तो ये इसका उपसमुच्चय है। ये कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सत्य है कौन सत्य, तो ये कथन असत्य है क्योंकि यहां पर ये इसका सबसेट होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह हम अपने जो है तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है A बराबर दिया हुआ है 1, 2 फिर 3, 4 फिर 5। इसमें आपको बताना है कि 3, 4 बिलोंग टू A, वो सॉरी सबसेट। क्या 3, 4 एक इसका अवयव उपसमुच्चय है? तो आप देखिए ये एक अवयव है, ये इसका एक अवयव है, ये इसका उपसमुच्चय। एक का उपसमुच्चय होने का मतलब है कि इसके सभी अवयव उसमें उपस्थित हो, जबकि ये अलग से यहाँ पर महिला क्वेश्चन बनाकर लिखा गया है, इसका मतलब ये एक अवयव है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो ये आपका जो कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके कह रहा है 3, 4 बिलोंग टू A, ठीक है ना। अब 3, बिलोंग टू A कह रहा है, अर्थात 3, B A4 बिलोंग टू A, ये इससे संबंधित है, तो हाँ ये इससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये आपको हमने बहुत अच्छे से इसकी परिभाषा, इसलिए जानते हैं सबसे जरूरी परिभाषा होती कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले, अगर आप उसकी परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से समझे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय आपको लिखने हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है A दिया हुआ है, तो A अकेला है, इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे, सबसे पहले उपसमुच्चय सभी का होता है 5, उसके बाद होता है A, ठीक है ना। तो इसका एक समुच्चय 5 हो जाएगा, दूसरा A हो जाएगा। हम आपको एक 2 करके दिखाते हैं। इसमें दिया हुआ है A, B, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला समुच्चय 5 हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद B हो जाएगा, फिर A, B हो जाएंगे। यह उपसमुच्चय लिखने का तरीका है। जितने अवयव हों सबसे पहले 5, फिर उन समुच्चयों को आप अलग अलग लिख लें पहले। जैसे A और B था तो समुच्चय A, समुच्चय B, समुच्चय A और B हमने एक साथ लिख लिया। फिर हम तीसरा एक देख लेते हैं इसका 1, 2, 3 का, तो पहले हो जाएगा 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब इनको आपको साथ में लिखना है, तो पहले क्या लिखेंगे 1, 2, ठीक है ना। फिर आप क्या लिख सकते हो 1, 3। अब इसको आप 2 के साथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, इसको आप लिख दें 1, 2, 3, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है ये आपका उपसमुच्चय निकल कर आ जाएगा आपके सामने। अब हम देखते हैं अपना इसके आगे क्वेश्चन। अब देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित को अंतराल रूप में आपको लिखना है, तो हम देख लेते हैं। अंतराल रूप में लिखा हुआ है x बिलोंग टू R और x का जो मान है वो -4 से बड़ा है और 6 से छोटा या
बराबर है। ठीक है ना। तो x का मान 4 से बड़ा, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। इसको आप क्या लिखोगे, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -4 और -6। ये कहने मतलब है इसको आपको अंतराल लिखना है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में। तो इसमें जितने का अंतराल है -4 से लेकर 6 तक अंतराल है, तो इसमें आप -4 से लेकर 6 तक अंतराल इसमें आप लिख देंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ x बिलोंग टू R -12, x का मान -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। इसका अंतराल क्या निकल करके आएगा, इसका जो अंतराल निकल करके आएगा -12, -10। ये क्या आ जाएगा आपका -12, -10। तो अंतराल का मतलब होता है कि जो ऐसी दो संख्याएं जो जिनमें आपस में जो अंतर बताया गया हो वो आपका भी अंतराल हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखिए, चूंकि थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर आप उब जाएंगे देखते देखते। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन, सॉरी 6वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण में आपको लिखना है। जैसे अभी हमने आपको अंतराल रूप में लिखा था, उसको निर्माण रूप में लिखना है। तो पहला आपको दिया हुआ है, इसमें पहला दिया हुआ है -3, -0। इसको आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग टू R। ठीक है ना। और x का मान क्या है, देखिए x का मान है -3 से बड़ा और उसके बाद 0 से छोटा। हो गया, लिख गया, निर्माण रूप में हो गया। इस तरह आपको जो कर लेना है। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है, समुच्चय A बराबर 1, 3, 5, B बराबर 2, 4, 6, C बराबर 0, 2, 4, 6, 8। इन तीनों समुच्चयों A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो ये तीनों समुच्चय इसमें आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, लेकिन एक ऐसा उदाहरण है कि ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन है, उसमें दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन हमारा इसमें पूरा फिट जाएगा, क्योंकि ये सारे इसी में अवयव, जितने भी अवयव हैं ये सारे अवयव इसमें आ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समुच्चय शुरू किया, उसकी परिभाषा बताया हमने, उसके प्रकार बताए, उप समुच्चय बताया, उसके चिन्ह बताए, कैसे निरूपित किया जाता है, समुच्चय कैसे निरूपित किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण नियम हमने आपको बताए। फिर अच्छे से पूरी चैप्टर की विधिवत आपको व्याख्या करने के पश्चात हमने एक रैपिडली आपका चैप्टर खत्म किया 1.1, 1.2, 1.3, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोल्यूशन नहीं था, बहुत इजी था, परिभाषाओं पर आधारित था, इसलिए थोड़ा रैपिड इसको हमने कर लिया। अब हम 1.4, 1.5 और 1.6 जब पढ़ेंगे, उसको हम विस्तार से एक एक सवाल अच्छे से लगा के अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और ताकि हमारी कोई भी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी ना हो सके। और जाते जाते प्यारे बच्चों, एक बात कहना चाहते हैं कि आप अच्छे से जो है कॉन्सेंट्रेट करके अपना स्टेप बाय स्टेप सारा कोर्स आगे बढ़ाते रहिए और हमारे चैनल पर बराबर बने रहिए और एमएस क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी का सपोर्ट करें, जिससे हम आपका भरपूर सहयोग कर सकें और 100% के साथ आपकी अच्छी तैयारी करा सके। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए, खुद को सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए।